अगर आपको एक दिन का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए इस देश का, तब पहला बदलाव क्या करेंगे इस देश की शिक्षा व्यवस्था में? फिर मेरे बैच से सब 35 से 36 बच्चे निकाले थे मैंने। एक बैच से 35 से 36 यूपी पुलिस में पहली बार निकाले। आपका इंस्टीट्यूट सुपर 30 नाम से जाना जाता है, आखिर क्या राज है ये सुपर 30 नाम रखने का? अभी हाल फिलहाल में आप देखते होंगे, भले आप पढ़ाते ना होंगे नीट का, लेकिन अभी पेपर लीक मामला चल रहा है। आप इस पेपर लीक के बारे में क्या आप आजकल सर आरोप लगते हैं, कोचिंग वालों के ऊपर आरोप लगते हैं, गार्जियंस लगाते हैं कि कोचिंग धंधा बन गए हैं। सर कोई डायलॉग हो जो बुंदेलखंडी में फेमस रहता हो, जब आप क्लास में एंट्री लेते हो, कोई बुंदेलखंडी में मजा आ जाए? कोई ने लिखा भी है कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी है मेरे मित्रों कि उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, एक दिन कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। आज हमारे खास पॉडकास्ट में मौजूद हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक मिस्टर मयंक पहाड़ी जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत आभार अनिल सर। जय सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो मुझे आपने स्टूडियो में मुझे बुलाया जी। और एक बात बताना चाहूँगा मैं कि मैं देखिए आपके बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है, आपसे भी बहुत कुछ मोटिवेशन लेता हूँ मैं कि जो आप बच्चों के लिए यहाँ के जो महोबा क्षेत्र के आसपास के बच्चे हैं, आप उनके लिए जो अपने कीरत सागर में जो क्लब के माध्यम से जो बहुत से सीनियर जो अध्यापक हैं उनको बुला करके और यहाँ पर जो आप किया वो आपके लिए बहुत बहुत आपका आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी शानदार लाइनें बोली, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल आपसे यही मैं लूँगा कि आप अपना नाम डालते हैं मयंक, लेकिन उसके पीछे पहाड़ी लगा देते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, आखिर मयंक पहाड़ी क्या है? ये कोई टाइटल है या क्या है पहाड़ी? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो देखिए बताना चाहूँगा कि पहाड़ी लगाने का मतलब क्या है जी। जैसा कि जब मैं कक्षा 12 में जब पढ़ता था जी, जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था सर, तो मैं एक स्कूल में पढ़ाता था और मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए मुझे सामाजिक विषय दिया गया था। सामाजिक विषय पढ़ाने के लिए दिया गया था। वहाँ पे जो टीचर्स लोग थे तो मुझे पहले रखा गया। रखने के बाद जब बढ़िया तरीके से कोचिंग वो स्कूल संस्थान चलने लगा, मैं पढ़ाने लगा। मैंने निरंतर 1-2 महीने पढ़ाया, बच्चों को जितना पढ़ाया पूरा याद कराया, पूरा सब बच्चे संतुष्ट थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ सर कि जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनने मुझे एक दिन कॉल लगा के रात में बोल दिया कि सर अब मत आइए हमारे स्कूल। क्यों नहीं आइए सर? इसलिए नहीं आइए कि हमें हमारी कास्ट का टीचर मिल गया है। अच्छा हाँ, मतलब वहाँ भी जातिगत समीकरण फिट की सर, मतलब मुझे डायरेक्ट बोल दिया गया कि हमारा जो टीचर था, हमारी वो था, वो मिल गया है, इसलिए आप नहीं आइए। तो मुझे अचानक अंदर से इतना रोना सा आया। मैंने कि देखिए, तो मैंने ऐसा किया और बल्कि मैंने उनके लिए दूसरा स्कूल भी छोड़ा था क्योंकि वो मेरे पिताजी के बड़े नज़दीक थे। हाँ, तो बताओ जाति, तो तब से मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा करूँगा कि जातिवाद का कोई नाम ही नहीं रहेगा। हाँ, मैं जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे जातिवाद बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी संस्थान में सुपर 30 में सर बता दूं, मैं किसी के पीछे जाति नहीं पूछता। हम नाम लिखते हैं तो केवल उसका नाम लिखते हैं, कोई जाति से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जाति मानता ही नहीं हूँ। मतलब शिक्षा को शिक्षा की यदि जातिवादी करने लगेगा तो फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहाड़ी डालने का मकसद क्या है? क्या है पहाड़ी? पहाड़ी एक मेरे गांव का नाम है पहाड़ी। अच्छा, आपके गांव का नाम? गांव का नाम पहाड़ी है, इसलिए मैंने अपना किसी को जाति बताता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोई जाति नहीं है। मेरी जाति है एक शिक्षक। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी जाति ही शिक्षक है, बस। इसलिए मैं अपने गाँव का नाम डाल देता हूँ, मयंक पहाड़ी। सर बात आएगी बुंदेलखंड की शिक्षा व्यवस्था पर आएगी बात। बुंदेलखंड की शिक्षा व्यवस्था, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 10 में से इस बुंदेलखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये 10 में से मैं यहाँ पे के मात्र 2 नंबर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है मुझे तो नहीं लगता कि जैसी शिक्षा होनी चाहिए वैसी चल रही है। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बीए या बीएससी के पेपर जो चलते हैं, मैंने ऐसा देखा है, अनुभव किया है। जो बीए बीएससी के पेपर चलते हैं तो बच्चे पूरी साल
पूरी साल कॉपी किताब कोई नहीं खोलते, आपने देखा होगा, बिल्कुल कॉपी किताब कुछ नहीं खोलते और डायरेक्ट जाते हैं पेपर देने। और जिस दिन पेपर है उस दिन के एक दिन पहले ही मॉडल पेपर खरीदते हैं। ये तो वही कहावत होगी, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो बस वो खरीदते हैं और जाके पेपर दे आते हैं और पास भी हो जाते हैं। फिर पास कैसे हो जाते हैं? वही तो मैं देखना वही तो मैं आप दिमाग में सोचता हूँ कि पास कैसे हो जाए। एक दिन में बताओ पूरा पढ़ लेते हैं, तो कैसी शिक्षा व्यवस्था है, कैसा क्या है, बहुत सोचने की बड़ी दयनीय बात है। शिक्षा का जो स्तर है जी, वो बड़ा डाउन होता चला जा रहा है। यदि शिक्षा को नहीं बढ़ाया जाएगा, शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे आगे कैसे जाएंगे? यदि बच्चे आगे नहीं जाएंगे तो जो इंजीनियर है, जो बड़े डॉक्टर हैं, वो भारत में कैसे बन पाएंगे हैं? सर आप देखते होंगे जो ज़्यादा बड़ा इंजीनियर है, बड़े डॉक्टर है, उनको विदेशी बुला लेते हैं, वो विदेश में चले जाते हैं, भारत में रुकते ही नहीं है। यहाँ सुविधाएं नहीं मिल वो पाती, मिलता ही नहीं है, कैसे क्या होगा? सर बात आएगी, अगर आपको एक दिन का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए इस देश का, तब पहला बदलाव क्या करेंगे इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर? सबसे पहला बदलाव तो सर मैं जैसा कि देखिए आप बोल रहे हैं, वैसे तो ऐसा चलिए बता रहा हूँ मैं कि यदि मुझे एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि जो छोटा स्तर है, सबसे पहले तो जो छोटा स्तर है, जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स लगे हैं वो पता है सर क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को बताओ खुद पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो जब नीची श्रेणी जब सुधरेगी, जब पूरे देश के बारे में जब एकदम से नहीं सुधार लाया जा सकता है, जब नीची श्रेणी बिल्कुल, जब गांव स्तर, गांव, ब्लॉक, जिला, फिर राज्य, फिर देश, जब नीची श्रेणी सुधरेगी तब बड़ी चीज़ सुधरेगी। तो नीची श्रेणी से सोचना पड़ेगा अपन को, सब चीज़ स्तर से करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। सर क्या लगता है बुंदेलखंड की बच्चे में टैलेंट कम है या फिर सिस्टम में कमी है? बुंदेलखंड के बच्चे सर बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती बच्चा है अपना बुंदेलखंड का, अपना खास करके महोबा क्षेत्र, ये बांदा, हमीरपुर, इतना मेहनती बच्चा है कि सर मैं देखता हूँ कि अपने महोबा में कीरत सागर तालाब के पास में बच्चा जाता है और लगभग 10-10, 12-12 घंटे लगातार वहाँ बैठ करके पढ़ता है, बिना कोई सुविधाओं के। वो इतना मेहनती, यदि उनको एक सकारात्मक दिशा मिल जाए तो सर वो जाने कहाँ पहुँच जाएंगे, बहुत ऊंची श्रेणी में पा लेंगे। यदि उनको एक सकारात्मक सोच मिल जाए, एक सकारात्मक, बड़ा मेहनती बच्चा है आपका बुंदेलखंड का। सर अब बात आएगी, आपका इंस्टीट्यूट सुपर 30 नाम से जाना जाता है, आखिर क्या राज है ये सुपर 30 नाम रखने का? सुपर 30 सर मैं बता दूं आपको, ये सुपर 30 जो है, सुपर 30 का नाम रखने का एक ये ऐसा, क्योंकि आप जानते हो एक आनंद कुमार थे, उन्होंने चीजें की थी, सुपर 30 नाम से उन्होंने अपने 30 बच्चे एक बार में सेलेक्ट करा दिए थे। कहीं उनकी कॉपी नकल करने की सोच तो नहीं है? नकल तो ठीक है, जैसे नकल की सोच नहीं है सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुपर 30 रखने का ये मोटिव है कि मेरा एक यूपी पुलिस में मेरा एक सोच थी, मेरी एक सोच थी कि मैं सबसे पहला जो बैच आया था मेरा यूपी पुलिस का, तो उसमें सर मेरे 60 बच्चे थे, 60, अच्छा 60, हाँ 60 बच्चे थे, 60 पहला बैच, 60 बच्चे थे। और जब मैंने उसकी मेहनत की थी, मैंने उनके साथ में बच्चों के साथ में लग कर के मेहनत की थी, तो फिर मेरे बैच से सर 35 से 36 बच्चे निकाले थे मैंने। एक बैच से 35 से 36 यूपी पुलिस में पहली बार निकाले, मतलब 60%। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की थी, बहुत सारी, मतलब बच्चों को लग कर के साथ में बैठ करके पढ़ा था मैंने बच्चों के साथ में। तब इसे लगा था कि कुछ ऐसा करेंगे, 60 मतलब 30 बच्चे कम, 60 में से 30 बच्चे तो निकलना चाहिए। मैंने पूरी कोचिंग का नाम सुपर 30 नहीं रखा था, मैंने एक बैच का नाम सुपर 30 रखा था, एक बैच का, कि इस बैच का नाम सुपर 30 है। तो फिर ऐसा चलता गया कि सुपर 30, फिर मैंने पूरी इंस्टीट्यूट का नाम ही सुपर 30 GS स्टडी महोबा के नाम से रख दिया गया। अब बात आएगी सर,
कंपटीशन की आप तैयारी कराते हैं। जी सर। आजकल बच्चा जैसे इंटर करता है उसके माँ बाप भी कहते थे जाइए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, एसएससी की तैयारी स्टार्ट करने। बच्चे को उसका पता नहीं होता है, ईबीसीडी पता नहीं होती, एसएससी की पता नहीं होती, आखिर एसएससी क्या है। आखिर बच्चा गलती करता है तो कहाँ करता है? सबसे पहले इंटर के बाद उसे क्या करना चाहिए? सर मैं आपको बता दूं बच्चा गलती कहाँ करता है। मैं अपनी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में, बच्चा जैसे ही आया गांव से, तो जब आएगा तो कोई ना कोई उसके गांव का सीनियर होगा, उन्हीं की सहायता से आता है। और आया वो बच्चा और यहाँ पे आया और उसने गाइड बताया कि मैं ऐसे ऐसे तैयारी करता हूँ, और इसके बाद वो लग जाता है तैयारी में। लगातार तैयारी करता रहा। इसके बाद क्या होता है सर कि बच्चा कोई वैकेंसी आई, बच्चे ने तैयारी करना स्टार्ट किया, 3 महीने तैयारी की। 3 महीना के बाद बच्चा ने फॉर्म डाल दिया है, पेपर देने गया, ठीक है। 3 महीना लगातार उसने किसी कोचिंग में पढ़ा। 3 महीने के बाद जैसे ही एग्जाम आया उसने एग्जाम दिया, बंद कर दिया। अब बताइए 3 महीने में कहीं तैयारी होती है? 3 महीने में कभी कोई तैयारी हो ही नहीं सकती। पहले एक बार, यदि मैं आपको बता दूं कि यदि कोई बच्चा आए, जब तक एक बार पूरा कोर्स पढ़े बैठ करके, लगातार एक बार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चाहे वो लाइब्रेरी पढ़े, चाहे वो कहीं भी जाए या कुछ भी पढ़े, लेकिन एक बार तो आपको पूरा कोर्स बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा। यदि बच्चा एक बार पूरा कोर्स नहीं पढ़ता है तो उसकी तैयारी नहीं होगी, एग्जाम में वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ये मेरी सोच है। आजकल सर आरोप लगते हैं, कोचिंग वालों के ऊपर आरोप लगते हैं, गार्जियंस लगाते हैं कि कोचिंग धंधा बन गए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कोचिंग धंधा तो बिल्कुल, कुछ लोग धंधा तो बिल्कुल बना ही लिया है कोचिंग को। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि जो ये मेरी कोचिंग है, जो हमारी कोचिंग है, अपनी कोचिंग है, तो मैंने शुरुआत इसमें जो पढ़ाता हूँ सर, मैं आपको बता दूं कि मैं 1 घंटे का 1 महीने का 100 रुपये मात्र में पढ़ाता हूँ। मात्र 100 रुपये लेता हूँ मैं पढ़ाने का। 100 रुपये में क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैंने परिस्थिति झेली है, मैंने जो परिस्थिति झेली है कि मेरी गांव है, मेरा पहाड़ी गांव है, मेरी एक छोटी सी दुकान भी रखी है, पापा रखे हैं, किराना की दुकान रखी है। तो उसमें सर एक पार्ले जी का पैकेट जब बेचा जाता है तो उसमें एक पार्ले जी बचता है। हाँ, तो जब वो पार्ले जी बचता है उसमें से ही हम लोग खा लिया करते थे छोटे में, तो कुछ बचता नहीं था, है ना। बड़ी परिस्थिति में हमने झेल करके हमने पढ़ा है, उसका मूल्य हमें पता है कि हमारे पिताजी ने हमें कैसे पढ़ाया है, कितनी मेहनत की है। गर्मियों में जब बता हम लोगों को तो जो ऐसी सुविधा मिल रही है कि कम से कम कि एक रूम में पंखे के नीचे बैठ करके अब हम लोगों को पढ़ाई का स्तर बनाया है हमारे गार्जियंस ने। लेकिन हमारे पिताजी ने तो गर्मी में जा करके, पैदल जा करके, कम से कम मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया। तो हमें उसकी अहमियत पता है कि किस तरीके से। उसी तरीके से फिर मैंने एक ऐसी सोच बनाई कि मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊंगा कि जिससे गरीब का बच्चा भी सोचे कि मैं पढ़ सकता हूँ, या कुछ रिक्शा चलाने का बच्चा भी दिमाग में उसके आए कि हाँ यार मैं वहाँ पे जा करके, वो कोचिंग संस्थान है वो सर पढ़ाते हैं, यदि मैं वहाँ पे जा करके पढ़ सकता हूँ। इसलिए मैंने स्तर बनाया और शिक्षा विभाग में कम फीस में, बहुत कम, या मैं समझ लूँ कि मेरे यहाँ पे सर मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे, कम से कम 15 से 20-50 बच्चे तो फ्री पढ़ते हैं। मैं उनसे 1 रुपया नहीं लेता। क्योंकि उनने अपनी परिस्थिति बताई, और परिस्थिति बता करके मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ समाज में एक सकारात्मकता, शिक्षा के क्षेत्र में एक समाज में सकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, महोबा में जो आया हूँ वो समाज में। क्योंकि देखिए कहा है किसी ने कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो भाई मेहनत करो, लगातार करते रहो, एक दिन वो आएगा कि सफल जरूर हो जाओगे। अब सर बात आएगी, लोगों ने आज की स्टूडेंट ने, आपने जैसे कहा सुख सुविधाओं की बात की, तो लाइब्रेरी फैशन बन चुका है। हाँ। और एक ऑनलाइन बैच वाला चल चुका है। हाँ। ऑनलाइन आपके स्तर से बेहतर पढ़ाई है या ऑफलाइन बेहतर है? मेरे स्तर से तो सर देखिए ऑफलाइन बेहतर है। हाँ, एक बार ऑफलाइन पढ़ने के बाद फिर इसके बाद आप ऑनलाइन पढ़िए या कुछ भी करिए और वो तैयारी करिए। लेकिन एक बार देखिए, जो पुराणों में लिखा है,
पुराणों में लिखा है सर कि शिक्षा टीचर के सामने बैठ कर के ली जाती है, वही शिक्षा होती है, हैं? तो जब तक आप टीचर के सामने नहीं बैठोगे तब तक शिक्षा कैसे हो सकती है। एक बार तो आपको टीचर के सामने बैठ कर के भाई उनसे पढ़ना पड़ेगा, हैं? यदि कोई डाउट आ रहा है तो उनसे पूछना पड़ेगा, हैं? जब तो वही शिक्षा है। सर बात आएगी अभी हाल फिलहाल में आप देखते होंगे, भले आप पढ़ाते ना होंगे नीट का, लेकिन अभी पेपर लीक मामला चल रहा है, बड़ा तेजी से चल रहा है। जी सर। कोई पेपर हो नहीं पाता है, पहले मार्केट में बिक जाता है, हजारों छात्रों के सपने टूटते हैं, माँ बाप के सपने टूटते हैं। तो आप इस पेपर लीक के बारे में क्या आप राय रखना चाहेंगे? सरकार को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जो सिस्टम में बैठे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जो पेपर लीक का मामला है, जो नीट का भी पेपर लीक का मामला है, पहले से देखिए जब जो सरकार है, जो शासन है, बच्चों के लिए तो इतनी पाबंदी लगा दी जाती है कि ये देखिए नीट के पेपर में आपको जेब कम लाना है, जेब पैंट ढीला पहन के आना है, ये चीजें सब बिल्कुल कि जेब नहीं लगी होनी चाहिए, पैंट ढीला होना चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए, ये वाले पेन होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है। लेकिन अपना सिस्टम नहीं बना पाते हैं। पेपर बनने से पहले, पेपर जब बनता है तो पहले ही सब लीक हो जाता है। ऐसा पहले, सबसे पहले तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये होगा, वो होगा, पेपर ये हम पारदर्शिता से कराएंगे, ये कराएंगे, ये, और पेपर पहले लीक हो जाता है। एक शिक्षक के तौर पर कितना वो आपको अंदर से होता है जब पेपर लीक होता है? सर मैंने वो जाना है। देखिए पेपर जब लीक हो जाता है, मैंने उसका दुख झेला है। मैंने पेपर जब लीक हुआ था, जब पहली बार यूपी पुलिस का जब मैंने बैच बनाया था और पेपर जब लीक हो गया था उसका पेपर, तो मैंने उसका दुख जाना था। मैंने इतनी मेहनत की थी उस पेपर, उनके बच्चों के लिए इतनी मेहनत की थी उस समय। और एक लड़की थी और वो मैं अभी भी मुझे याद है, शायद आपको भी, शायद आप भी उस समय होंगे ईरा सागर क्लब में। तो वहाँ पे एक लड़की ने बोला था सर कि मेरे पास एक, और मेरी कोचिंग में ही वो लड़की पढ़ती थी, उसने कहा था सर कि मेरे पास में एक जोड़ी चप्पल है, एक जोड़ी चप्पल है, वो भी टूट गई है। मेरी मम्मी ने पैसा भेजा है कि आप प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का खरीद लेना या फिर अपनी चप्पल खरीद लेना। तो उस लड़की ने यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट खरीदा था, पेपर देने गई थी, मतलब चप्पल ना पहन करके, चप्पल नहीं पहनी थी, हैं, और उसने प्रैक्टिस सेट खरीदा था तब, और उसका पेपर भी बहुत अच्छा गया था, बड़ी खुश थी कि मेरा हो जाएगा। इसके बाद उसको जब पेपर लीक हुआ तो फिर मैंने उसका दुख जाना, मैंने भी देखा उसको बड़ी नज़दीक से। तो जो उसका दुख था, उसका झलक रहा था, तो उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी। जब एक बार पेपर लीक होता है तो जाने कितने बच्चों का सिस्टम, सब जो पढ़ाई करने का तरीका है वो सब पीछे चला जाता है पेपर। और सर मैं एक बात आपको बता दूं कि जो टीचर्स लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, देखिए खुल के बोलना चाहूँगा कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जब पेपर लीक कराना होता है तो वो पेपर भी लीक कराते हैं। मैंने देखा है बहुत नज़दीक से टीचरों को कि पेपर जब लीक कराने की बात आती है पेपर भी लीक कराते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तब बच्चों के साथ में लग करके भाई वो सहानुभूति के तौर पे आगे भी जाते हैं कि पेपर लीक होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ऐसा पता टीचर लोग ऐसा करते हैं। यदि टीचर सोच ले, मैं टीचरों की बहुत गलती समय यहाँ पे देखता हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है टीचरों को। यदि टीचर सोच ले कि पेपर लीक नहीं होना है तो भाई किसी की मजाल नहीं है कि लीक हो जाए। पेपर लीक कराने में टीचरों की भी अहम भूमिका होती है। मैंने ये जाना है, मैंने देखा है, मैंने ऐसा अनुभव किया है सर, मैं सच बता रहा हूँ। सर सवाल आएगा। जी सर। आज के ज़माने में सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया को पढ़ाई में कितना योगदान मानते हैं या ऐसे दुष्प्रचार मानते हैं? क्योंकि आजकल का बच्चा सोशल मीडिया में पूरा व्यस्त रहता है, पढ़ाई भी कर रहा है, मोबाइल चलाएगा, इंस्टा चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, तो आप इसको कितना सकारात्मक मानते हैं, कितना नकारात्मक मानते हैं? देखिए सर, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का यदि यूज किया जाए सकारात्मक सोच के आधार पर, यदि सोशल मीडिया का यदि सदुपयोग किया जाए तो वो अपने लिए अमृत के समान है, और यदि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाए तो भाई वो बिल्कुल जहर के समान है ना। तो यदि सोशल मीडिया, ये देखिए हमारे लिए वरदान है, जो सोशल मीडिया आज के दौर पे चल रहा है तो वो हमारे लिए वरदान है।
उसका यदि सोच के आधार पर, सकारात्मक सोच के आधार पर, यदि अच्छी चीज़ों के आधार पर जो यूज करने लायक है तो उसका यदि प्रयोग किया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो नकारात्मक सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज़ है कि आप जितने डूबते जाओगे उसमें उतने ही घुसते जाओगे। हाँ, रील के ऊपर रील, रील के ऊपर रील। और सोशल मीडिया तो ऐसी है कि आपके मन को पढ़ती है। आपके बैठे वो अमेरिका में हैं और जैसे आपके मन को देखते हैं। आपने एक रील्स में यदि जितना समय बिता दिया, यदि आपने 5 सेकंड 10 सेकंड उस रील्स को देख लिया तो उसी तरीके की रील्स आएगी फिर अगली, क्योंकि वो आपके मन को देखते हैं, आपके मन को पढ़ते हैं। चल क्या रहा है, चल क्या, आपके दिमाग को पढ़ते हैं कि इस बच्चे का डिमांड क्या है। यदि आप यूट्यूब पे या किसी भी चीज़ में देखेंगे कि आपसे यदि शिक्षा से रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें फिर शिक्षा ही से रिलेटेड आएंगी। यदि आप कोई गलत चीज़ देखते हैं तो गलत चीज़ ही आएंगी। तो वो आपके मन को पढ़ते हैं और आप उसी में ही डूबते रहते हैं। आज का स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है, एक बेहतर शिक्षा की तलाश में एक बेहतर शिक्षक कैसे पहचाने। आखिर एक अच्छी कोचिंग संस्थान, एक अच्छा टीचर कैसे पहचाने सर? क्योंकि आजकल देखते होंगे मार्केट में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा देंगे, बड़े बड़े बैनर पोस्टर, बड़े बड़े प्रचार करवाएंगे, लगवा देंगे, तो उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक शिक्षक को बेहतर कैसे पहचाने बच्चा? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये कि जो एक सच्चा शिक्षक है उसको पहचानने के लिए का मैंने भी देखा है। जब मैं पढ़ता था, पढ़ाई करता था, तो जो हमारे टीचर्स लोग थे तो मुझे उनसे बेहतर मैं अपने मित्रों से समझने में मुझे मज़ा आता था। मतलब मुझे जो टीचर समझा नहीं पाते थे वो चीज़ मेरे दोस्त से मुझे समझाते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है सर कि यदि एक टीचर को यदि पहचानना है, सच्चे टीचर को पहचानना है, यदि वो टीचर आपसे एक ऐसा भाव बना के आपको पढ़ाए, जैसे कोई कोचिंग में एक मित्र बैठे हों, बच्चे मित्र की तरह पढ़ाए कि मित्रता कि यदि जब मित्र कोई पढ़ाता है तो एक बच्चे को मन में ये डाउट नहीं रहता कि मैं इनसे कोई सवाल पूछूं तो इसमें कोई झिझकता नहीं रहती है। इसलिए यदि कोई ऐसा टीचर पढ़ाए, ऐसी सोच के आधार पर कोई टीचर शिक्षा दे कि बच्चे को उनसे पूछने में कोई झिझकता ना हो, है तो वो टीचर है। और टीचर, एक सच्चा टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को एक ऐसे चारों साइड से उसका सकारात्मक सोच है कि उसको ये तक बताए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी। मैं अपने बच्चों की पूरी बिल्कुल देखता हूँ नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं बाप तो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों को पीडीएफ निकलवा दो, पीडीएफ से पढ़ लेंगे। सर मैं नहीं पीडीएफ को समझता हूँ। बच्चे यदि अपने हैंड रिटन, अपने हाथों से यदि नोट्स बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे तो उनको पता रहेगा कि मैंने ये लिखा, इस पेज में लिखा है, क्वेश्चन आ जाएगा तो बन जाएगा, हैं। तो कम से कम टीचर को यदि अपने हैंड रिटन से नोट्स बनवाए हैं और अच्छे से तैयारी कराए तो भाई टीचर वो है, बच्चों के साथ में लग करके काम करे तो वो सच्चा टीचर है। सर आप अदर कोचिंग से क्या अलग करते हैं? अलग क्या कंटेंट देते हैं, अलग क्या व्यवहार करते हैं, क्या अलग कोचिंग है आपको जो सुपर 30 को एक अलग ब्रांड बनाता है? हाँ सर, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने पूछा मुझे। मैं सोच रहा था कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछें आप। मैं तो देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अलग है। जो मेरी सोच है, मैं जीएस पढ़ाता हूँ, जीएस का टीचर हूँ, तो मेरी एक पर्सनल सोच है कि जो पढ़ाने का तरीका है बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि जैसे कोई 1 घंटे की कोई मूवी दिखाई हो बच्चों को। हाँ, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे 1 घंटे की मैंने पिक्चर दिखाई हो। जब कोई बच्चा पिक्चर देखने जाता है तो उसको पूरी पिक्चर की मूड याद हो जाता है कि ये ऐसे ऐसे हुआ। मैं उसी तरीके से कोशिश करता हूँ सर। मैं 1 घंटे पढ़ाने के लिए घर में मैं 2-2, 3-3 घंटे पढ़ता हूँ। हाँ, अभी भी मैं 2-2 और पढ़ने के साथ साथ मैं इतनी तैयारी करता हूँ कि मुझे इस टॉपिक में मुझे कौन सी कॉमेडी करनी है, मैं कॉमेडी तक तैयार करता हूँ अपनी। मुझे बोलना क्या है बच्चों के लिए, मैं वो तक तैयार करता हूँ। मुझे बोलना क्या जब ये टॉपिक आया तो मुझे बच्चों को हंसाना कैसे है, मुझे बच्चों पे बोलना, मुझे डांटना किस टॉपिक में है, मैं ये तक तैयारी करता हूँ। पहले पूरा बिल्कुल पढ़ाने का, पूरा 1 घंटे पढ़ाने के लिए 2-2, 3-3 घंटे रात में मेहनत करके फिर बच्चों के सामने जाता हूँ और वो बच्चों के सामने परोसता हूँ। और बच्चों को मतलब बच्चों को देखो, एक सच्चा टीचर का होना, एक स्टैंड अप कॉमेडियन का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि यदि
पूरी दिन कोई बच्चा पूरे दिन बिल्कुल मान लो कि बिल्कुल मजदूरी करके आया है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता, कुछ बिल्कुल जीरो है, कुछ कभी पढ़ा नहीं है, और मेरी क्लास में उसको बिठा दो तो मुझे मेरे पास में इतनी क्षमता है, मैं उसको जो पढ़ाऊंगा उसको वो भी समझा दूंगा। ये इस तरीके से मैं अपना मतलब पूरा बना, मतलब एक कॉमेडियन के तौर पे बच्चे को उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है। मैं बुंदेलखंडी में पढ़ाता हूँ बच्चों को, बुंदेलखंडी नहीं, मैंने आपकी वीडियो देखी है। बुंदेलखंडी में मैंने देखिए पहले तो मैंने पढ़ाया तो कुछ अलग तरीके से, कुछ बन करके पढ़ाया, तो मुझे वो लगा कि अब बन करके कितने दिन पढ़ाया जा सकता है ना, किसी दूसरे की भाषा से कितने दिन खींचा जा सकता है। मैंने कहा अपनी बुंदेलखंड को आगे बढ़ाना है और बुंदेलखंड का नाम रोशन करना है। मुझे महोबा का नाम ऐसे स्वर्णाक्षरों में लिखना है। देखिए महोबा का नाम तो वैसे भी बहुत है, आला उदल की नगरी है। बिल्कुल। हाँ, जब मैं पढ़ता था सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि तो जब मैं पढ़ता था तो मैं हमीरपुर जिले से संबंधित हूँ, तो मैं वहाँ पे बताता था कि हम राठ के क्षेत्र के हैं, तो वहाँ पे राठ का नाम शायद है कि कोई जानता होता, लेकिन जब बोलता था कौन राठ कैसा क्या, तो हम उनको पर महोबा बताते थे कि हम महोबा के क्षेत्र के हैं। और कौन महोबा क्षेत्र? आला उदल वाले। हाँ, हम वही आला उदल वाले, तब वो जानते थे। तो महोबा का नाम तो वैसे भी बहुत आगे है, तो महोबा को एक ऐसा स्तर देना मेरा था, तो मैं महोबा को कभी छोड़ूंगा नहीं, और महोबा के ही लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं कुछ नहीं था यहाँ पे सर, पढ़ने के लिए आया था। मैं महोबा में मैं पढ़ने के लिए आया था, लेकिन महोबा के छात्रों ने और यहाँ के अभिभावकों ने मेरा बड़ा सहयोग किया। बहुत से अभिभावकों ने मुझे कॉल लगा करके भी मुझे कहा कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। शुरुआत में देखिए सपोर्ट नहीं किया, मैं ये नहीं चाहता, सबके साथ ऐसा ही होता है। हाँ, सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब यहाँ के छात्रों ने मेरा पूरा शुरुआत से सपोर्ट किया है, और यहाँ के अभिभावक भी अब पूरा सपोर्ट करते हैं कि सर आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप पढ़ाइए, खुल के पढ़ाइए, जो भी होगा वो हम आप बताइए, हम उसका पूरा निष्कारण कर देंगे। तो यहाँ सपोर्ट होता है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े। कभी कोई दबाव आया क्या सर? दबाव तो सर मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैंने समझ लो मैंने यहाँ पे जो महोबा का में पढ़ाया है सर, मैं आपको बता दूँ कि जैसे दांतों के बीच में जीभ, इस तरीके से रह करके पढ़ाया है मैंने महोबा में, इस तरीके से रह करके पढ़ाया जैसे दांतों के बच के। हाँ, बहुत मतलब सर इतना मतलब मुझे जब मैं रूम से कोचिंग के लिए चलता था तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं दिन नहीं निकलने देता था, और रात में अंधेरा होता था तब मैं कोचिंग रूम से और कोचिंग आ जाया करता था, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना मतलब पीछे से इतना खींचा है। मैं सर बता दूं, इतना मुझे कॉल लगा करके लोग कहते थे कि दिख नहीं जाना, हाँ कोचिंग बंद करके चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ सर, मुझे मतलब इतना खींचा है पीछे से, लेकिन मैंने कहा तक मैं हार तो मानूंगा, मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है कि मैं हार मानूंगा नहीं। और देखिए सर, देखिए मेरे लिए जिन लोगों ने जो भी किया है मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरा रामबाण का उन्होंने काम किया है कि वो करते गए और मैं आगे बढ़ता गया। यदि वो शायद ना करते ऐसा, आप इतनी मेहनत ना तो मैं इतनी मेहनत नहीं, मैं पढ़ाता ही नहीं सर, मैं पढ़ाता ही मतलब चैलेंज ले लिया। हाँ, मैंने चैलेंज ले लिया कि अब तो कुछ करना ही करना है। और सर मैं आपको बता दूं, एक दिन मैं वो करूँगा, देखिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं वो महोबा का नाम बढ़ाऊँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर के लोगों को मैं महोबा बुलाऊँगा। मैं इतनी कोशिश करूँगा, इतनी देखिए ऐसा करूँगा कि दूर दूर से लोग भी महोबा पढ़ने के लिए आए, महोबा में वो स्तर शिक्षा का ला दूँगा। सर कोई डायलॉग हो जो बुंदेलखंडी में फेमस रहता हो, जब आप क्लास में एंट्री लेते हो, कोई बुंदेलखंडी में मज़ा आ जाए? देखिए जब मैं आता हूँ तो बस मैं यही बोलता हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, और यदि कोई हो तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो यही सब बोल करके क्लास की शुरुआत करता हूँ। और देखिए जब इस संसार में आए हैं सर, इस संसार में आए हैं तो कुछ ऐसा, देखिए एक दिन आना, एक दिन सबको मर जाना। बिल्कुल। कम से कम ऐसा कोई काम करो नाम हो जाए, कोई ऐसा पहचान बन जाए, ऐसा कोई काम करना है, आगे बढ़ना है, और आगे इसी तरीके से आगे बढ़ना है हमें। सर कम शब्दों में हमारे महोबा जिला के स्टूडेंट और उनके परिवार के माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो गार्जियंस हैं, यहाँ के जो छात्र हैं,
उनको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बस लगे रहो, हार मत मानो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार जब कोई सर 100 जगह ना पढ़ो, 100 किताबों से मत पढ़ो, एक किताब को ही 100 बार पढ़ लो। एक किताब को ही, एक चीज़ को ही 100 बार पढ़ लो, काम बन जाएगा। बच्चा क्या करता है सर, जब नया बच्चा आता है यहाँ पे भटकता बहुत है सर, बहुत भटकता। पहले सीधी रास्ता में जाएगा, 2-3 महीने पढ़ेगा, अच्छे मैंने बहुत देखा है ऐसा, 2-3-4 महीने पढ़ेगा, इसके बाद अचानक से बच्चा में जाने क्या बदलाव आ जाता है, बच्चा कोचिंग छोड़ करके चला जाता है। फिर इसके बाद वो बच्चा वो फिर भटकता ही रहता है, मैंने देखा। और जो बच्चे लगातार पढ़े हैं हमारी कोचिंग से सर, बहुत सिलेक्शन हुए हैं, बहुत सिलेक्शन दिए हैं। सिलेक्शन किनके हुए हैं मैंने बहुत नज़दीक से जाना है, किनके जिन्होंने लगातार पूरा एक बार कोर्स कंप्लीट किया है। सीनियर बच्चों के चक्कर में फंस जाते हैं, सीनियर लोग जो पढ़ते हैं सीनियर लोग, जैसे बगल में बैठ के पढ़ रहा है, बगल वाले रूम में वो दिखाते हैं, नए बच्चे आए हैं और वो दिखाते हैं कि वो उस किताब से पढ़ रहा है, उस किताब में बहुत अच्छे से, ये नहीं है पता कि पहले 2-2.5 साल उस बच्चे ने पहले कहीं पढ़ा है, इसके बाद वो रिवीजन कर रहा है उस किताब से। मतलब नकल करने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। मतलब है कि बच्चा क्या करता है कि दूसरे का देखता है, ये नहीं पहले नोट्स तैयार कर, संघर्ष मेहनत नहीं देखता कि पहले 2-2.5 महीने उसने कहीं पढ़ा, फिर ये प्रैक्टिस करता है, डायरेक्ट जाएगा। देखिए जो अपने यहाँ पे क्लब चलता है, क्लब के लिए तो मैं भाई जितनी तारीफ करूँ उतनी ही बहुत कम हो जाए भाई। जो क्लब में जो है आप लोग भी जुड़े हैं क्लब से, जो लोग करते हैं, आपका भैया बहुत बहुत आभार है जो आप महोबा के बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्लब में भी देखिए, एक क्लब में भी एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जो फ्रेशर बच्चे आए उनको क्लब में कतई ना एंट्री दी जाए। हाँ सर, उनको पहले जगह नहीं दी। क्लब में कम से कम 1-2 साल, कम से कम 1-1.5 साल पहले उनसे बोले कि आप पहले कहीं पढ़ के आइए, किसी ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ के आइए सर, फिर इसके बाद आप क्लब में आइए। देखना क्लब यदि क्लब को सोचा जाए तो अमृत है, नहीं तो जहर। नहीं सर, मैंने देखा है जितने भी क्लब में सीनियर लड़के होंगे वो कहीं ना कहीं तो कोचिंग बड़ी लेके आए होंगे, कहीं ना कहीं से ऑफलाइन ऑनलाइन ली होगी, तब इसके बाद क्लब में बैठते हैं, तभी सिलेक्शन होते हैं। लेकिन आज का बच्चा आता है, वो 2 दिन देखता है, उन्हें क्लब से सिलेक्शन होते हैं, वो हो जाता है क्लब। वही तो बस गलती बच्चा वहीं कर देता है। कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं सर मैंने, अब हमारे यहाँ बिल्कुल फ्रेशर बच्चे आए हैं और वो सर बोलते हैं सर हम क्लब जाते हैं सर, इसलिए हमारा टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है, क्लब जाते हैं हम क्लब। तो मैंने कहा जब तुम्हें कुछ नहीं और पूछा जाए उनसे, मैंने पूछा भी, मैंने चैप्टर पहले का पहला ही क्वेश्चन पूछा तो उनको पहले चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन नहीं आता और बता पेपर देने जाते हैं, पेपर में खाक बनेगा उनको है। पेपर देने जाएंगे, 10 नंबर आएंगे, डिमोटिवेशन हो जाएंगे, घर चले जाएंगे हैं। अरे कम से कम कुछ ऐसा पढ़ो तो हैं, कुछ ऐसा करो। तो मैंने तो सोच बना लिया कि कुछ ऐसा करेंगे जीवन में। जब जीवन में आए हैं, शिक्षा से जुड़े हैं तो हटेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, कुछ ऐसा काम करके जाएंगे। क्योंकि कोई ने लिखा भी है कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी है मेरे मित्रों कि उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक दिन मर जाना सबको है ही है, एक दिन मर जाना है सबको, और लेकिन कुछ ऐसा करके जाना है जिससे समाज में एक नाम हो जाए। बस वही सोच के आधार पे हम लगे हैं और आगे की ओर बस धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले सर हम देखिए, हमारी सोच है, हमारी एक सोच है कि उतना खाना है जितना पचा सकें। पहले छोटा स्तर, फिर बड़ा, धीरे धीरे पूरे देश को सुधारना है। पहले छोटे स्तर को, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। धीरे धीरे हम शिक्षा का क्षेत्र ऐसा बना देंगे कि शिक्षा में भी भारत को जाना जाएगा। तो ये रहे हमारे साथ मयंक पहाड़ी जी, जो कि सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक हैं। उन्होंने बहुत शानदार जो आपके सवाल थे, हमारे सवाल थे, बुंदेलखंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में धुआंधार इनने इंटरव्यू दिया, धुआंधार जवाब दिए। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि अगला पॉडकास्ट किसका होना चाहिए। सुझाव भी हमें देते रहिए, सर को सुझाव देते रहिए, सर की कोचिंग को सुझाव देते रहिए। एक बार सर की कोचिंग में विजिट जरूर करिएगा। आखिर सर पढ़ाते कैसे हैं, सुपर 30 का नाम कैसे पड़ा और सर ने जो बताया क्या सर की कितनी बातों में सच्चाई है, ये भी आप जानने की संस्थान में जा सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया सर, अच्छा बोले सर।